नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे। वहीं इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देब और बैठक के लिए ये सभी लोग पहुंच गए हैं। इसी के साथ ही वरिष्ठ नेता सुधा यादव और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा के इन लोगों के सहित केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। तो दिल्ली से ये खबर है, हरियाणा में चुनाव होने हैं और उसको लेकर उससे पहले बीजेपी की एक बड़े स्तर में मीटिंग होनी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता हरविंदर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हरविंदर, क्या कुछ जानकारी है? बैठक की तैयारियों की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो चुकी है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कई सारे और भी पहुंच चुके हैं, तो कब ये बैठक शुरू होगी, इसको लेकर ज्यादा जानकारी दें। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही मीटिंगों का जो दौर है वो दिल्ली में लगातार जारी है। अगर बीजेपी की बात करें तो आज या कल सुबह तक जो पहली लिस्ट है उसके आने की संभावना है, क्योंकि जेपी नड्डा के घर पे जो कोर कमेटी की बैठक थी वहां पे चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर पहुंचे थे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो सीसी की मीटिंग लेंगे, जिसको करीब 8 बजे का जो समय है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इससे पहले भी लगातार जो मीटिंग का दौर है वो चल रहा है, क्योंकि सुबह भी जो बात करें तो हरियाणा इंचार्ज की यहाँ पर मीटिंग हुई थी, जिसमें चुनाव प्रभारी जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी की बात करें तो वो पहुंचे थे, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर जो मीटिंग बुलाई गई थी, 90 विधानसभा के जो सदस्य बुलाए गए थे, उस मीटिंग के दौरान कुछ नामों पर मंथन किया गया था और मंथन की जो लिस्ट बनाने के बाद दिल्ली में पहुंची थी और दिल्ली में उस लिस्ट में पहुंचने के बाद 2700 कुछ नाम है जो सामने आए थे, उनके ऊपर यहाँ पर मंथन हो रहा है और जो फाइनल लिस्ट है उसकी जो संभावना है या तो आज शाम तक या कल सुबह तक जो बीजेपी की पहली जो सूची है वो जारी होती है। और सूची की अगर बात करें तो 20-25 नामों की जो लिस्ट है वो तैयार बताई जा रही है। जी बिल्कुल हरविंदर, लेकिन एक बात जानने वाली है, जैसा कि आपने कहा इसमें मंथन होगा, 2000 कुछ नाम है और पहली जो लिस्ट है कुछ नामों की वो आ जाएगी, तो इस बैठक में सभी नामों पर मंथन हो जाएगा तब पहली लिस्ट आएगी या फिर उतने ही नामों पर जितने नाम फाइनल होंगे उतनों की लिस्ट आएगी? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो लिस्ट की बात सामने आ रही है, जो 20 से 25 नामों की जो सूची है वो यहाँ पर जारी हो सकती है, क्योंकि जहां तक हमारे पास सूचना है 3 चरण में यहाँ पर जो टिकट जो सीटें हैं उन सीटों के जो नाम है वो सामने आएंगे। पहली सूची के अंदर 20 से 25 नाम है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो बिल्कुल कंफर्म जो सीटें हैं, पहले उन्हीं अंदर उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो यहाँ पर की जाएगी। कुछ सीटें ऐसी है जिन पर अभी भी 2 या 3 नामों पर जो है मंथन यहाँ पर चल रहा है, उनके अंदर फाइनलाइज होने के बाद ही उस दूसरी लिस्ट को करीब 2 या 3 तारीख को जो दूसरी लिस्ट है वो भी आने की यहाँ पर संभावनाएं बताई जा रही है। जी तो अभी कौन कौन लोग पहुंचे हैं दिल्ली और किन किन लोगों का इंतजार अभी चल रहा है? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करें तो जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नड्डा के घर पर जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे, मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर मौजूद थे, राव इंद्रजीत भी वहां पर मौजूद थे। आमतौर से तमाम हरियाणा के जो नेता हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे मीटिंगों का दौर लगातार यहाँ पर जारी है और शाम को जो मीटिंग होगी वो 8 बजे का टाइम यहाँ पर निर्धारित किया गया है। 8 से 8:30 बजे का जो टाइम है उस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसी की जो मीटिंग है वो मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के बाद ही जो फैसला होगा वो फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। हरविंदर, एक बहुत ही अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि और बारों की बात हम नहीं करेंगे, इस बार की बात इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि एक तरीके से चैलेंज ज्यादा है किसी भी पार्टी के सामने। बीजेपी के सामने तीसरी बार सरकार बनाने की चुनौती, कांग्रेस भी इस बार थोड़ा मजबूत है और अन्य बारों की अपेक्षा। तो ऐसे में क्या लगता है ये जो नामों पर मंथन हो रहा है ये थोड़ा इस बार ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा सोच समझ कर फैसला लेना होगा?
बीजेपी ये समस्या वो समझ बिल्कुल इस बात को इससे समझ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो जिस प्रकार से 5-5 का जो आंकड़ा हरियाणा के अंदर रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि विधानसभा चुनाव के अंदर इस चीज को देखा जाए कि पिछले 2014 और 2019 के चुनाव की हम बात करें तो इतना समय वहां पर नहीं लिया जाता था। कुछ सिलेक्टेड नाम वहां पर होते थे, 2 या 3 ही नाम ऐसे होते थे जिनके अंदर टिकट वितरण का जो था नाम सुझाया जाता था। लेकिन अब इस लिस्ट की बात करें तो 90 विधानसभा की हमने जो लिस्ट निकाली थी उसके अंदर करीब 2700 नाम सामने आए थे, क्योंकि 90 विधानसभाओं के अंदर अगर एक कैलकुलेशन डाटा को भी निकालते तो हर विधानसभा से 3 से 4 नाम थे तो सामने आए थे। कुछ विधानसभाएं ऐसी थी जहां पर सिर्फ 1 या 2 ही नाम थे जिनके ऊपर मंथन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं, 70% विधानसभाओं में आप मान के चलिए 4 से 5 नाम के बीच में जो पेच है वो अटका हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये भी सामने आ रही है कि कोई भी पार्टी किसी प्रकार का रिस्क सबके बार हरियाणा में नहीं लेना चाहती है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत की सरकार के लिए सभी लोग यहाँ पर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और उसी के मद्देनजर जो मंथन है वो मंथन लगातार जारी यहाँ पर चल रहा है। मैं जिन 20 से 25 सीटों की जो मैं बात कर रहा था, जिनकी लिस्ट आज शाम को आने की संभावना है, मैं मोटे मोटे नाम आपको बता देता हूँ। लाडवा की लोहारू, तोसाम, भवानी खेड़ा, आदमपुर, बावल, पटौदी, सोहना, महेंद्रगढ़ जो है वहां का भी नाम यहाँ पर फाइनल हो सकता है। नांगल चौधरी से भी टिकट फाइनल की जा सकती है, थानेसर से भी और पानीपत ग्रामीण से भी, जगाधरी से और पंचकुला से। ये कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर या तो एक ही उम्मीदवार का नाम सामने है, यहाँ फिर 1 या 2 उम्मीदवारों के सामने आए हैं, जिनको लेकर 20 से 25 जो नाम है वो फाइनल यहाँ पर हो चुके हैं और उसकी लिस्ट आज रात 8 बजे के बाद आने की संभावना है या फिर कल सुबह कन्फर्म, जहां तक हमारे पास जानकारी है, ये चीजें कर दी जाएंगी। जी, लेकिन कुछ मायनों में ये भी कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है, चाहे सोर्सेज से कहें, लेकिन आप कितना इस बारे में जान पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के भी या फिर बड़े नेताओं के भी टिकट इस बार कट सकते हैं, तो कुछ सच्चाई इस बात में? जी बिल्कुल, ये चीजें हमेशा होती हैं। मैंने पहले भी ये बताया कि कोई भी पार्टी हो, भले हम कांग्रेस की बात करें, हम बीजेपी की बात करें, लगातार इस चीज पर मंथन किया जा रहा है कि उसी कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा जिसकी 100% गारंटी होगी कि वो चुनाव जीतकर वहां पर पहुंच सकता है। किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी कहीं दिखाई देती है, किसी का विरोध वहां पर दिखाई देता है और अगर पार्टी को ये लगता है कि अगर इस उम्मीदवार को टिकट दिया गया तो उस विधानसभा के अंदर विरोध हो सकता है, पार्टी के नेता ही उनके खिलाफ हो सकते हैं, इन चीजों को बड़े ध्यान से मद्देनजर रखकर ही टिकट का जो वितरण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि काफी सारी सीटें विधानसभाएं ऐसी हैं जिनके अंदर 4-5 दावेदार हो, 4-5 दावेदार जो भी है वो भी अच्छे मजबूत दावेदार हैं। तो कहीं ना कहीं अगर टिकट एक व्यक्ति को दिया जाता है तो 3 व्यक्ति वहां से नाराज होते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़ा खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ सकता है। वही सूत्रों के हवाले से एक चीज नजर ये भी आ रही है कि अगर टिकट वितरण के बाद अगर पार्टी का कोई बड़ा नेता, अगर उसकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती, अगर वो पार्टी को बदल कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो एक बड़ा समीकरण का जो बदलाव वो यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है हरविंदर, नजर आप लगातार बनाए रखिएगा इस बैठक पर भी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी बैठक में मौजूद रहे। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ ही हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर उन्होंने चर्चा भी इस बैठक में सभी लोग कर रहे हैं। सांवली मूर्ति मंदिर करोलबाग दिल्ली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित झांकियां, भजन संकीर्तन और संत समागम का विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत से विशेष संत महंत भक्तजन और गरिमामयी जो अतिथि विधायक विशेष रविनगर नगर निगम पार्षद उर्मिला गौतम और पूर्व मेयर रविंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। शाम 7 बजे से 12 बजे तक रात भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री जयकृष्ण युवा मंडल के सदस्यों ने भजन गाकर प्रभु का गुणगान किया। और हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। एक तरफ सभी पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं अंबाला प्रशासन भी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अंबाला ने बताया कि अंबाला जिला में 4 असेंबली निर्वाचन क्षेत्र है, जिनमें 3 जनरल तो 1 रिजर्व है। जिले में कुल 8,74,000 वोटर्स हैं। जिले में कुल 968 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। वहीं जिन लोगों के पास हथियार हैं उन्हें जमा करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर के अभी तक 2,669 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं और बाकियों को भी जल्द जमा करवाने को कहा गया है।
वहीं आपको बता दें कि जिले में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कई निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें पार्टी के लिए झंडे और पोस्टर लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज जो है जो हमारे पत्रकार साथियों और बंधुओं को जो बुलाया है, वो आज चुनाव से संबंधित जो हमारी तैयारियां अम्बाला ज़िले में चल रही है उससे आप लोगों को अवगत कराने के लिए और उसके लिए पीसी जो बुलाई गई है। तो ब्रीफ डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ। देखिए, कुल जो हमारे हैं 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अम्बाला ज़िले में चुनाव होंगे। 3 इसमें जनरल है और 1 रिजर्व है। टोटल जो है हमारे 8,78,282 वोटर्स हमारे इलेक्टोरल रोल में जो है उनके नाम आ गए हैं। इसमें जो है करीबन 4,61,453 पुरुष वोटर्स हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी जैसे 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से 12 SST टीमें, स्टैटिक सर्वेलेंस और 12 हवाई दस्ते फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ऑपरेशनलाइज हो गई हैं। और ECI के मैंडेट के हिसाब से हमारी जो भी फोर्स की रिक्वायरमेट होगी पोलिंग डे से पहले की, वो हमने अपने PHQ को भेज दी है, जिसमें से CAPS में 3 कंपनी ऑलरेडी जिले में आ गई है। इनेलो के युवा नेता अर्जुन चौटाला ने जेजेपी और आज समाज पार्टी के गठबंधन पर बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इस गठबंधन में कोई भी राजनीतिक मायने नहीं है और प्रदेश में इनकी राजनीतिक हैसियत पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। अर्जुन चौटाला ने आगे कहा कि अगर इनका भविष्य किसी ज्योतिष से पूछा जाए तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। इनकी लकीर कहां है? अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस की सरकार बनाने के दावों पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जब तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। वहीं कुमारी सैलजा के दलित चेहरे को CM बनाए जाने वाले बयान पर अर्जुन चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को छोड़कर किसी और को आगे करे, तो हो सकता है कि कांग्रेस का कुछ बन जाए। के अंदर खास करके पूरे सिरसा जेल की मैं बात कर सकता हूँ, सब जगह इनेलो को एक कार्यकर्ता की तरफ से बहुत प्रेम और प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमारा एक हमेशा से पुराना जुड़ाव रहा है। और इस इलाके में विकास जितना भी हुआ है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुआ है। उनकी जो नीतियाँ हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, आज भी हर मेरे ख्याल नागरिक के मन में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और उन बातों को आज भी लोग याद करते हैं। फील्ड में लगातार आप जा रहे हैं, अभय सिंह जी पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, क्या मुद्दे ऐसे लेकर चल रहे हैं? विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? देश के अंदर भी हर विधानसभा के अंदर लोकल लेवल के कई मुद्दे बहुत अहम हैं, परंतु उनके अलावा आज प्रदेश के अंदर बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा बेरोजगारी का है। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने तुरंत प्रभाव से निर्देशों को लागू करने को कहा है और साथ ही कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने पर लागू होने वाले कानून की जानकारी देनी होगी। अस्पतालों में हिंदी और इंग्लिश में बदसलूकी करने पर लगने वाली धाराएं, जुर्माना और सजा का विवरण होगा। अस्पतालों में सिक्योरिटी समितियों का गठन किया जाएगा। सीनियर डॉक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारी सदस्य होंगे। सिक्योरिटी कमेटी समय समय पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेगी। अस्पतालों में आम आदमियों और मरीजों के लिए जो है परिजनों के आने पर विजिटर पास पॉलिसी पर सख्ती से पालन किया जाएगा। अस्पताल के सभी भवनों, रेजिडेंशियल ब्लॉक, नर्सिंग ब्लॉक आदि में लाइट का पूरा प्रबंध किया जाए। रात के समय काम करने वाले डॉक्टर और नर्स को अस्पताल के विभिन्न ब्लॉकों और बिल्डिंग में आने जाने पर सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। अस्पताल में सुरक्षा की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो 24 घंटे काम करे। और अंबाला में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। बारिश से मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। हालांकि भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव भी देखने को मिला, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
तो अंबाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और मौसम के करवट बदलने के बाद से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई तो वहीं कई जगहों पर जलभराव भी देखने को मिला। ये सड़कों की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश आने के बाद से कुछ हल्का बहुत जलभराव दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्मी हो रही थी और मौसम में जो एकदम गर्मी हो रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। और अब खबर गोगामेडी से है जहां भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष के मेले में गोरखटीला दर्शन करने वाले लाखों पीतांबरी भक्तों ने गोरक्ष गंगा में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। गोरखटीला आने वाले श्रद्धालु पहले गोरक्ष गंगा में स्नान कर अपने गुरु गोरखनाथ के दर्शन करते हैं, बाद में जाहरवीर गोगाजी महाराज के मंदिर में मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। डेरा जगमालवाली के नवनियुक्त डेरा मुखी महात्मा वीरेंद्र सिंह ढिल्लों को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ढिल्लों को व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑडियो बनाकर गोली मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद से पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई और वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह भी बता दें कि डेरा की गद्दी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये मांग करते हैं कि इस तरह सोशल मीडिया पर तो कालावली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर वीरेंद्र सिंह ढिल्लों को धमकी मिली है। डेरा की गद्दी को लेकर के काफी समय से विवाद चल रहा है, जिसके बाद से उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ धमकी भरे ऑडियोज मिल रहे हैं, जिसके बाद से अब पुलिस में शिकायत भी की गई है और उनका बयान भी इसको लेकर सामने आया है। सोशल मीडिया पर सुबह 25 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज आया है, उसमें धमकी दे रहे हैं, कुछ शरारती तत्वों गोली मारने की बात कर रहे हैं। हमने उसके खिलाफ कालांवाली थाने में खिलाफ उसके शिकायत करती है और जल्द ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस तरह सोशल मीडिया पर ध्यान रखें और हमें थोड़ा सुरक्षा का प्रबंध करें डेरे के अंदर। और डेरे के अंदर बिल्कुल शांति बनी हुई है और सभी साथ संगत डेरे में आए, भजन सिमरन करें और निश्चित रहें। देखो जी, उसमें जी एक सोशल मीडिया पर सुबह 25 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज आया है, उसमें धमकी दे रहे हैं, कुछ शरारती तत्वों गोली मारने की बात कर रहे हैं। हमने उसके खिलाफ कालांवाली थाने में। और फरीदाबाद के बाईपास रोड पर कॉलेज बस और मिक्सर कैंटर की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के दौरान कॉलेज बस में सवार थे छात्र। एक्सीडेंट के बाद तुरंत आसपास के लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के चलते बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। और हिसार नगर निगम की नवनियुक्त कमिश्नर डॉक्टर वैशाली शर्मा ने जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑन ड्यूटी जींस पहनने पर रोक लगा दी है। हिसार नगर निगम की नवनियुक्त कमिश्नर डॉक्टर वैशाली शर्मा ने ये आदेश दिए हैं। कहा है कि नगर निगम कर्मचारियों अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान जींस के बजाय फॉर्मल ड्रेस में आना होगा। इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं कर्मचारियों में कमिश्नर के आदेश पर नाराजगी दिख रही है, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा है। यहां तक कि हिसार से विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। देखिए, ये जो आदेश जारी किया गया है कि ऑफिस में जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो फॉर्मल अटायर में आए या फॉर्मल ड्रेस में आए, इसके पीछे बस एक ही वजह है कि जब हमने ऑफिस का दौरा किया था तो हमने कुछ कर्मचारियों को यहाँ पर चप्पल में घूमते हुए देखा था। कुछ लोगों ने कानों में ईयरफोन लगा रखा था, हेडफोन लगा रखा था, और कुछ लोग ऐसी फटी हुई सी जीन्स पहन कर आए थे। तो जो जिस तरीके का आजकल फैशन चल रहा है वैसे पहन कर आए थे, जो कि ऑफिस में शोभा नहीं देता।
तो इसलिए ये आदेश जारी किए गए हैं कि सभी अधिकारी कर्मचारी डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें और प्रॉपर ड्रेस कोड में आएँ, ताकि एटलीस्ट ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि यहाँ पर आम जनता में कौन है और यहाँ पर अधिकारी या कर्मचारी कौन है। वो प्रॉपर ड्रेस में होंगे तो एक प्रोफेशनल कंडक्ट होगा और उनका जनता के साथ भी व्यवहार अच्छा हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। कालावली गदराना रोड पर लोगों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला जो है वो गदराना सड़क पर कूड़ा डालने को लेकर है। स्थानीय निवासियों ने सरकार और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने कई बार सरकारी नंबर पर कॉल भी की है, जबकि नगर पालिका के सचिव उनका फोन तक नहीं उठाते, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। ਇਹ ਨਾਰਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਪੀਨੀ ਆ ਨਾ ਪੀਏ ਆ, ਇਹ ਗਦਰਾਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਸੜਦੇ ਆ ਖੁੱਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 70-80 ਘਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਜਮਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੋ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ कहने ਆ, ठीक है, चाहे कोई वग जे। तो कालावली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लोग यहां पर नजर आए हैं और तस्वीरों में आप लोगों को देख सकते हैं। सरकार और प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी ये कर रहे हैं, लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। और बहादुरगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता के शव का जो शव है वो फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। नवविवाहिता की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी में कम दहेज लाने के चलते उसे प्रताड़ित किया जाता रहा था और दहेज में गाड़ी लाने की मांग पूरी नहीं होने के चलते कई बार मारपीट भी की गई। वहीं परिजनों का कहना है कि पिछली बार जब रजनी को वापस ससुराल भेजा गया तो उसके माता पिता ने उसे ससुराल वालों की मांग पूरी करने के लिए 20,000 रुपये भी दिए थे। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि नवविवाहिता जो है उसकी हत्या करने के बाद से उसे फांसी पर लटका दिया गया। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मामला जी हम तो कल रात 1:30 बजे, कल दोपहर में 1:30 बजे फ़ोन कराया जी पोसड़ी से। उनको फ़ोन आया ना, बोला जी आपकी बहन ने फांसी लटका रखी है, जाके देख लो उसको। क्या वजह रही? क्या वजह जी? कुछ वजह नहीं थी, वो रोड़ा धंधा करते थे, दहेज मांगते, उसके बाद कभी गाड़ी कभी मोटरसाइकिल। एक बार हमारे बीच में आई थी, हमको उसको 20,000 रुपये दे के घर से हमको घाल दी, मुझे को 20,000 रुपये दे दिया, ले जाओ। कब शादी हुई थी और कहाँ पे हुई थी? 24 तारीख 4था महीना 2024, 25 तारीख 4था महीना 2024, 4था महीना की बात। किसके साथ हुई थी? कहाँ हुई थी? लाडपुर गांव में जी, रितेश के साथ हुई थी जी। वजह ये थी, हमने ये जो गुड़िया थी हमारी गांव डाकला से, और ये हमने लाडपुर शादी करी थी। तो और खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।